ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। दार्शनिक होने का अर्थ केवल सूक्ष्म विचारक होना नहीं, बल्कि यह है कि हम ज्ञान के इशारों पर चलते हुए विश्वास, सादगी, स्वतंत्रता और उदारता का जीवन व्यतीत करने लगे। एक किसने कहा है? थोरो ने कहा है। समुद्र तटीय क्षेत्रों पर मंडराता खतरा। इस जलवायु परिवर्तन की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं आजकल, आप लोग देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को वैश्विक ताप से जुड़ी समस्या के रूप में परिभाषित किया गया है और इससे निपटने के लिए दुनिया भर में कई नियम कानून बनाए गए हैं, प्रतिबद्धताएं दिखाई गई हैं। लेकिन जब उन पर अक्षरशः ये अमल की बारी आई तो कदम पीछे खींच लिए गए और इसका असर अब भारत समेत कई देशों के समुद्री तट क्षेत्रों में साफ तौर पर देखने लगा है। भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के आसपास के क्षेत्र अब एक आसन्न जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं, जो अगले कुछ वर्षों के भीतर यहाँ के लोगों के जीवन, आजीविका तथा परिस्थिति तंत्र को व्यापक रूप से बदल देगा। इन क्षेत्रों में तापमान के साथ साथ वर्षा का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। समुद्र का बढ़ता स्तर इस संकट को और जटिल बना रहा है। यह समस्या इसलिए भी गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि देश की तटीय पट्टी केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख धुरी है। जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं। जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव को कहते हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट भारतीय तटीय क्षेत्र जलवायु अनुमान 2021 से 2040 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से सामने आ रहे हैं। अध्ययन में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त CMIP 6 जलवायु मॉडल का उपयोग किया गया और जिसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर संशोधित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में आबादी वाले अधिकांश क्षेत्रों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि की सीमा अपेक्षा से कहीं पहले छूने का खतरा पैदा हो चुका है। इसी सीमा को वैज्ञानिक पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए एक निर्णायक मोड़ मानते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अब केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने की चर्चा पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि हमें अपने शहरों, गांव और विकास योजनाओं को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालना होगा। अध्ययन से पता चलता है कि देश के लगभग 40 तटीय जिलों में गर्मी के दौरान अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होने की संभावना है। केरल का एर्नाकुलम जिला इस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है, जहां अधिकतम तापमान में लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। यह वृद्धि मामूली लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार औसत तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी भी गर्मी के दबाव, ऊर्जा की बढ़ती मांग, श्रम उत्पादकता में कमी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कई गुना बढ़ा देती है। और इसका सबसे अधिक उन लोगों पर पड़ेगा जिनका जीवन खुले वातावरण में श्रम पर निर्भर है, जैसे मछुआरे, निर्माण श्रमिक, बंदरगाह कर्मी और खेतीहर मजदूर। सवाल वेट बल्ब तापमान को लेकर भी है। यह केवल गर्मी का नहीं, बल्कि गर्मी और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव का सूचक है। यदि यह तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए तो मानव शरीर के लिए लंबे समय तक सामान्य रूप से काम करना कठिन हो जाता है। और केरल में बढ़ते वेट बल्ब तापमान से लेकर महाराष्ट्र में तीव्र होते मानसून तक जलवायु में हो रहे विशिष्ट परिवर्तन पहले से ही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को अविश्वसनीय बना रहे हैं। यानी जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और श्रम सुरक्षा का भी प्रश्न बन चुका है। और तापमान के साथ साथ वर्षा का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में मानसून की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मुंबई उपनगर में गर्मियों के अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जो गर्मी के अनुकूल शहरी नियोजन की बढ़ती आवश्यकताओं को रेखांकित
करती है। और आप देखते हैं कि वही भारी वर्षा की अवधि लगभग 6 दिन बढ़ सकती है, जबकि सूरत और भावनगर जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून क्रमशः 23 और 24% अधिक तीव्र हो सकता है। और गौरतलब है कि मुंबई में अनियमित वर्षा के कारण झींगे सुखाने का पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। गोवा में नमक उत्पादकों की पूरी फसल कुछ घंटों की बेमौसम बारिश में नष्ट हो जाती है। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण मछलियां तट से दूर जा रही हैं, और जिससे छोटी नाव वाले मछुआरों को पहले की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार वे खाली हाथ लौटते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा बोझ वही समुदाय उठा रहा है जिनका इस संकट को पैदा करने में सबसे कम योगदान है। समुद्र का बढ़ता जलस्तर संकट को और जटिल बना रहा है। यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा परिदृश्य SSP 2 से 4.5 के अनुरूप जारी रहा तो वर्ष 2050 तक वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 15 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जबकि तटीय भूगोल में कुछ सेंटीमीटर का बदलाव भी तटरेखा, कृषि, जल स्रोत और मानव बस्तियों पर गहरा असर डालता है। समुद्र का बढ़ता पानी तटीय कटाव को तेज करेगा, भूजल में खारेपन को बढ़ाएगा और अनेक क्षेत्रों को स्थायी रूप से रहने योग्य नहीं रहने देगा। और एक और गंभीर पक्ष चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता है। विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक समुद्री सतह का तापमान प्रति दशक लगभग 0.27 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। गर्म समुद्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है और जिस कारण वे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी बनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बार बार आए भीषण चक्रवात की इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं और इसलिए तटीय राज्यों के लिए अब केवल आपदा राहत की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें चक्रवात प्रतिरोधी आवास, सुरक्षित आश्रय, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय स्तर पर अनुकूल योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। सबसे संवेदनशील पक्ष सुंदरवन से जुड़ा है। बार बार तटबंध टूटने के कारण समुद्र का खारा पानी खेतों, तालाबों, पेयजल स्रोतों तक पहुंच रहा है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। यानी जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न है। यही तो आप लोगों को लिखना है, आंसर राइटिंग में यही तो लिखेंगे, निबंध में यही तो लिखेंगे। इसलिए तो कहता हूं कि इन्हें पढ़ा करिए ध्यान से। भारत की तटीय पट्टी केवल भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख धुरी है। करोड़ों लोगों की आजीविका सीधे समुद्र से जुड़ी है। यदि तटीय क्षेत्रों की जलवायु सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो इसका प्रभाव केवल तटीय राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा। प्रश्न यह है कि हमारी विकास नीतियां इस चुनौती के लिए कितनी तैयार हैं और अब तक हमारा दृष्टिकोण मुख्यतः आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने का रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौती है जहां राहत से अधिक महत्व अनुकूलन का है। ऐसे में प्रत्येक तटीय क्षेत्र के लिए स्थानीय जलवायु कार्य योजना तैयार करनी होगी। तटीय शहरों में गर्मी से बचाव की योजनाओं, माकूल जल निकासी व्यवस्था और बाढ़ प्रतिरोधी आधारभूत ढांचे विकसित करने होंगे। मैंग्रोव तटीय आध्भूमि और प्राकृतिक तटीय सुरक्षा तंत्र के संरक्षण को विकास परियोजनाओं के समान ही प्राथमिकता देनी होगी। अगर अभी भी विकास की दिशा और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में समुद्र केवल तटरेखा ही नहीं बदलेगा बल्कि तटीय भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति और सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित करेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। जिजीविसा की डोर, याद देखिए कथाकार ओ हेनरी की एक लोकप्रिय लघु कथा है द लास्ट लीफ और इसे कई जगहों पर अंग्रेजी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। यह दरअसल उम्मीद को पकड़कर मौत के मुंह से बच निकलने की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है और इसकी कहानी यह है कि कड़ाके की ठंड के दिनों में शहर में जानलेवा निमोनिया फैला था। एक लड़की इसकी चपेट में आ गई। रोग इतना गंभीर हुआ कि दवाइयों का असर होना बंद हो गया। लड़की बिस्तर से खिड़की के बाहर झांकती रहती और सोचती रहती कि सामने की वेल का जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वह भी नहीं बचेगी। मगर इसी के समानांतर एक विचित्र अनहोनी हो गई। आखिरी पत्ता सही सलामत रहा, ना गिरा ना मुरझाया। बावजूद इसके इस दौरान तेज आंधी भी चली और पानी भी खूब बरसा। देख देख लड़की एकदम चंगी हो गई। बाद में यह जाहिर हुआ कि दीवार पर चढ़ी वेल का आखिरी पत्ता एक माहिर चित्रकार ने अपने रंगों की
कूची से बनाया था। यानी आखिरी पत्ता बेशक नकली था, लेकिन उसकी बच्ची के भीतर उपजी जीने की उम्मीद असली थी और जिसने रंग दिखा दिया। इसी प्रकार गुलजार की कविता एक अकेला पत्ता में एक पेड़ बाढ़ के पानी में आधा डूबा हुआ है, लेकिन पानी से बाहर निकली पेड़ की टहनी से जुड़ा एक अकेला पत्ता उससे धीरे से कहता, डरो मत, मैं हूं ना। डूबते व्यक्ति के मन में यही भावना कमाल कर दिखाती है। किसी शायर ने हर हाल में उम्मीद का दामन थामे रखने पर फरमाया कि उम्मीद कीजिए, अगर उम्मीद कुछ नहीं, बेशक जिंदगी में दुश्वारियां कम नहीं। इसलिए जिंदगी और मौत में से जिंदगी को ही चुना जाता है, या फिर हर व्यक्ति को यही चुनना चाहिए। और दुखों के बीच भी आशा की किरण टिमटिमाती रहती है। एक दिन दुख खत्म होगा और सुख की सुबह आएगी। यही उम्मीद है कि सबसे गहरे दुख से गुजरते व्यक्ति के भीतर भी जीने के बहाने लाखों हैं। उम्मीद की डोर थामने से इंसान अंदरूनी ताकत से लबालब हो उठता है। मुश्किल से मुश्किल दौर में भी अपने भीतर की शक्ति के दम पर इंसान जीवन के उतार चढ़ाव में डमाडोल नहीं होता, बल्कि डटा रहता है और इसी से मिले हौसले की वजह से आखिर जीत कर निकलता है। बेहतर जीवन में जीने में भी लोग महारत हासिल करते हैं। परिवार, किताबें, प्रवचन, सिनेमा, कला, किटियां, दोस्त, गुरु वगैरह ही नहीं, दिलो दिमाग को खोल कर घूमने से अपने भीतर बाखूबी उम्मीद के बीज बोए जा सकते हैं। सच यह है कि उम्मीद के साथ जीने से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और आप देखिए, महात्मा बुद्ध इसे यूं समझाते हैं कि अगर हम मान लें कि कल ज्यादा बेहतर होगा, तो आज हम ज्यादा शक्तिपूर्वक और प्रभावी ढंग से विविधाओं को सह सकते हैं। नाउम्मीदी से मनोबल घटता है और जबकि उम्मीद को जिंदा रखने से बढ़ता है। उम्मीद कमजोर हो तो कई बार जीती जाने वाली लड़ाई भी हार जाती है और उम्मीद कायम हो तो हारी हुई लड़ाई भी इंसान जीत सकता है। विकट से विकट परिस्थिति कभी पूरी तरह खराब नहीं होती है, केवल हमें उनसे निपटना नहीं आता। तो उम्मीद, कोशिश और प्रार्थना में से पहले क्या चुना जाए? और सयाने बताते हैं कि पहले उम्मीद पैदा कीजिए, फिर कोशिश में जुटिए और फिर आखिर में प्रार्थना कीजिए। उम्मीद के साथ बचाव में किए गए कि ये छोटे छोटे प्रयास भी वाकई बड़े साबित होते हैं। एक कहानी है, एक दफा जंगल धू कर जलने लगा। कुछ भयभीत जानवर जंगल से निकलकर भागने लगे। ज्यादातर गहरे सदमे और अफसोस में डूबे मूक दर्शक बनकर ताकने लगे, मगर एक नन्ही सी गुड़िया जुट गई। वह उड़ती और नदी किनारे जाती और पानी की चंद बूंदें अपनी चोंच में भरकर ले आती और फिर ऊपर आकाश से अपनी चोंच खोलकर जलते पेड़ों पर उड़ेल देती। यह चक्कर पर चक्कर लगाकर घंटों ऐसा करती रही। कोई जानवर या पक्षी उसके साथ नहीं लगा, उल्टा कई नाउम्मीदी के भाव से उसे ताने कसने लगे कि इतना विशाल जंगल और तुम नन्ही सी। दूसरा कहता, अरे बचना, कहीं तुम्हारे पंख ही ना जल जाएं। तीसरे ने चिताया, पगली, तेरी बूंदों से आग की लपटें कहां शांत होने वाली हैं। गोरिया जान गई कि उसके सभी साथी पूरी निराशावादी हैं। पानी की बूंदें ले जाने के लिए उड़ान भरते भरते गोरिया ने पीछे मुड़कर दो टूक जवाब दिया, मैं जो कर सकती हूँ वह कर रही हूँ। हर हाल में मिजाज ठंडा रखकर हर संभव प्रयास करते जाना ही निराशा की काट का जरिया बनता है। निराशा के भाव को घेरने नहीं देना चाहिए। आशा करते करते ही निराशा छटती है। वैज्ञानिक तथ्य है कि उम्मीदी की प्रबल सोच से 2/3 समस्याओं के समाधान खुद ब खुद निकलते जाते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कोई विपदा इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी विपरीत सोच है। अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए सदा सुलझाने की उम्मीद जगाना लाजमी है। उम्मीद की मलहम लगाते रहने के दौरान समस्या का कोई ना कोई कारगर इलाज या हल निकल ही आता है। जीवन चलने का भाव हमेशा दिलो दिमाग में सजोए रखने से उम्मीद बंधी रहती है, आस नहीं टूटती है। पीपल के पेड़ से बाखूबी सीख मिलती है। मरुभूमि हो या फिर आप देखते हैं कि बंजर स्थान, दलदल हो या फिर दीवार, पीपल कहीं भी अपनी जड़ें जमा लेता है। वह नाउम्मीदों को भी उम्मीद से पार ले जाता है। यानी हर इंसान में पीपल जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में ना टेलीग्राम पर वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं।
राहत की उम्मीद। ये पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और हॉर्मुज जलमार्ग के बहाल होने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इससे भारत में भी स्थिति में सुधार और मुश्किलों से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। सरकार ने एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर लगाए गए अधिकांश आपातकालीन प्रतिबंध वापस ले लिए। इससे पहले वैश्विक बाजार में कच्ची तेल की कीमतों में गिरावट के बाद वाणिज्यिक गैस सिलेंडर और विमान ईंधन की कीमतों में कटौती की गई थी और इसी बीच तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस के कुछ सदस्यों ने अगस्त में अपने तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इस कदम से वैश्विक बाजार में अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध होगा और जिससे निश्चित रूप से इसके दामों पर दबाव और कम होगा। मगर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति सामान्य होने का लाभ क्या देश के उपभोक्ताओं को तर्कसंगत अनुपात में मिल पाएगा। सरकार ने देश में ऊर्जा संकट गहराने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलएनजी की आपूर्ति को लेकर बीते 9 मार्च को आपात व्यवस्था लागू की थी। उस समय अमेरिका इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों और उसके जवाब में ईरानी कार्रवाई के बाद हॉर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिए जाने से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई थी। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्धविराम लागू है, शांति वार्ता जारी है। ऐसे में गैस आपूर्ति पर लगाए गए आपात प्रतिबंधों को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल देश में ऊर्जा संकट की आहट के बाद से सरकार की ओर से यह दावा किया जाता रहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय लागू किए जाएंगे, लेकिन जब संकट से सामना करने की बारी आई तो ये विकल्प मुख्य तौर पर तेल और गैस की आपूर्ति को सीमित करने और इनकी कीमतें बढ़ाने के रूप में सामने है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोत तलाशने के वजह संकट का भार सीधे आम आदमी पर डाल देने को ही क्या सरकार का कुशल प्रबंधन माना जाएगा। और आप देखते हैं कि हमारे देश में कोई भी समस्या आती है उसका समाधान किसके पास रहता है? जनता के पास। उन्हीं के कंधों पर पूरा भार देश दुनिया का रख देते हैं। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये जापान दक्षिण कोरिया है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एक तरफ भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, दूसरी ओर देश की कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88% और प्राकृतिक गैस की लगभग आधी आवश्यकता आज भी आयात के जरिए पूरी की जाती है। आयात का मतलब वो खरीद रहे हैं और निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं, और इसमें कुल कच्चे तेल आयात का 40 से 45%, एलएनजी आयात का करीब 65% पश्चिम एशिया से आता है। यही वजह है कि हॉर्मुज जलमार्ग में किसी भी तरह का व्यवधान देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। यह बात सही है कि ओपेक प्लस के सदस्य देशों की ओर से अगस्त में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करने से वैश्विक बाजार की स्थिति काफी हद तक पहले जैसी सामान्य हो जाएगी, लेकिन क्या इसे मुताबिक सरकार तेल की बड़ी कीमतों में कमी करेगी? सरकार का तर्क है कि ऊर्जा संकट में तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ था पहले उसकी भरपाई करना जरूरी है, मगर एक सच यह भी है कि संकट के दौरान पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के दामों में जो इजाफा किया गया था उसका बोझ आज भी आम लोगों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। संघर्ष की विरासत। कला जगत में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन में लगभग हर स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद न केवल मजबूत उपस्थिति दर्ज की बल्कि अपनी चुनी हुई विधा को एक नया आयाम दिया। तीजन बाई और फंडवानी आज एक दूसरे के मजबूत पर्याय के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसकी एक ठोस पृष्ठभूमि भी है। महज 9 साल की उम्र में जब तीजन बाई ने अपने चचेरे नाना से फंडवानी का प्रशिक्षण लेना शुरू किया तो उस उम्र में भी उन्हें समाज से लेकर अपने परिवार तक का काफी विरोध झेलना पड़ा। दरअसल फंडवानी विधा में गायन को आमतौर पर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। आगे उनका निजी जीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ, उनकी शादी भी टूटी, मगर फंडवानी और तीजन बाई ने शायद एक दूसरे को चुन लिया था और यही वजह थी कि कमजोर सामाजिक तबके से आने और तमाम विपरीत हालात के बावजूद उन्होंने अपनी कला को नहीं छोड़ा और उसके तहत वे महाभारत कथा की अलग अलग बारीकियों के साथ उनके अभिनय पक्ष पर काम करती रही। तेजन बाई की अभी हाल ही में 5 जुलाई 2026 को डेथ हो गई ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। अपनी प्रतिबद्धता की वजह से ही वे न केवल अपने आसपास के गांव में एक कामयाब पंडवानी गायिका के रूप में जानी गई बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने भी उन्हें अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिला।
उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें पद्म पुरस्कारों सहित कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन उनकी अहमियत उनके व्यक्तित्व में मौजूद उन खासियतों से कायम रही जिन्हें उन्होंने काफी मेहनत संघर्ष से अर्जित किया। उनकी प्रस्तुतियों में उत्साह, ऊर्जा, आक्रामकता, कठोरता से लेकर कोमलता और वात्सल्य के भाव दर्शकों के भीतर उतर जाते थे, और इससे पता चलता है कि उन्हें इसके लिए किस स्तर की साधना से गुजरना पड़ा होगा। औपचारिक शिक्षा नहीं के बराबर होने के बावजूद अपनी चुनी हुई कला में उन्होंने जिस स्तर की बारीकियां हासिल की वैसा विरल दिखता है। मौजूदा दौर में मंचीय प्रस्तुतियां महज चकाचौंध और आधुनिक तकनीक की गूंज में दबी लगती हैं, लेकिन कला और उसकी अहमियत को समझने वालों को तीजन बाई की प्रस्तुतियों के बीच ठहराव के साथ मौन की संवेदना के मायने भीतर तक उतर जाना ज्यादा याद रह जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो संपादकीय पाठ है इसकी कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।